अच्छा जी, चले हम ऑफिशियली क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले रिवाइज करते हैं कल जो हमने पढ़ा था। ठीक है। हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था? हमने बहुत सिंपल स्टार्ट किया था, जिस तरह समीउल्लाह ने बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये डेफिनेशन ठीक है लेकिन इनकम्प्लीट है। ठीक है ना। आज इसको मैं थोड़ा और भी इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इनकम्प्लीट क्यों है। उसके बाद हमने एक फैंसी डिफिनेशन भी पढ़ी थी कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इफ समवन डोंट नो अकाउंटिंग ही कैन नॉट अंडरस्टैंड बिजनेस। मतलब क्या कि मेरा बिजनेस जो है ना वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता होगा अगर मुझे अकाउंटिंग नहीं आती। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने ऑर्गेनाइजेशन की वही डिफिनेशन मैंने लिखी है जो समीउल्लाह ने कहा था। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग जो मिलके काम कर रहे हो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के हसूल के लिए। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल इस इदारे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने लोगों को तालीम याफ्ता बनाना है। ठीक है ना। हमने लोगों को ऐसी सीए क्वालिफाई करवाना है, सीए क्वालिफाई करना है, डिफरेंट टैक्सेशन के कोर्सेज करवाने हैं। ठीक है। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन की थी। डिफरेंट बेसिस पर हमने ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाई किया था। नंबर वन क्या क्लासिफिकेशन थी? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है। आपने मुझे रिस्पॉन्ड करना है था कि मैं भी जो है ना इन्वॉल्व रहूं। किस बेसिस पे? प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे? टू टाइप्स। नंबर वन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर टू नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू मेक मनी, टू मेक पैसा, टू मेक प्रॉफिट। और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सोशल वेलफेयर। इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, एप्पल, सैमसंग एंड लेनोवो। ये कौन से टाइप में फॉल करेंगे? प्रॉफिट मेकिंग। और फिर ईदी, अल खिदमत, और कौन से थे? फिक्सेड, जेडीसी, ये सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के टाइप में फॉल कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो उसमें कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे? थ्री टाइप्स। नंबर वन ट्रेडिंग, नंबर टू, नंबर थ्री ट्रेडिंग एक्टिविटी में जो ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होते हैं वो क्या काम करते हैं कि बनी बनाई चीज़ों को एक हाथ से परचेज करते हैं। 10 रुपए का परचेज कर लिया, उसमें जो है ना अपना मुनाफा जो है ना डाल के 12 पे सेल आउट कर दिया। उसकी एग्जांपल्स क्या थी? पंजाब कैश एंड कैरी, वॉलमार्ट, अलीबाबा एक्सप्रेस। ठीक है। कुछ इदारे या ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह भी होते हैं जो बनी बनाई चीज़ें खुद परचेज नहीं करती बल्कि वो क्या करती हैं? खुद बनाती हैं उन चीज़ों को। सो वो कौन से टाइप में फॉल करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। वो क्या करते हैं कि आइटम्स या प्रोडक्ट्स को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और आगे सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर टू सैमसंग, नंबर थ्री, आपके जहन में बेशुमार एग्जांपल्स अब आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये पाक फैंस हैं। ठीक है। ये हाई की एसी है। ठीक है। ये थिंक पैड का लैपटॉप है। तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है। हाँ, जो सदर में दुबई प्लाजा है वहां पे कुछ लोग बैठे हैं, उनके मोबाइल की भी दुकान है, उनके लैपटॉप्स की भी दुकान है। तो वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे? ट्रेडिंग एक्टिविटी में। वो बनी बनाई चीजों को परचेज करते हैं, वो डीलर्स होते हैं और आगे सेल आउट। हाँ, यस, बिल्कुल। उसके बाद क्या है? सर्विस प्रोवाइडर्स। वो सर्विसेज में डील करते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स, टीचर्स, अकाउंटिंग फर्म्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सिंपल है ना यहाँ तक? उसके बाद हमने एक और भी चीज पढ़ी थी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के जो मालिकान होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, आम शहरी होते हैं। और कुछ ऐसी भी इदारे होते हैं जिनके मालिकान या ओनर्स हुकूमत पाकिस्तान होगी या गवर्नमेंट होगी।
फॉर एग्जांपल जो पब्लिक सेक्टर है ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मैंने क्या एग्जांपल दी थी, PIA। अब नहीं है लेकिन किसी ज़माने में थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद नादरा, ठीक है ना, इनके ओनर्स कौन है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम कहेंगे प्राइवेट सेक्टर, जिसके ओनर्स कौन होंगे, आम शहरी होंगे। फॉर एग्जांपल जितनी भी कंपनीज आपके जहन में आ रही होंगी वो मोस्टली कौन सी होंगी, प्राइवेट सेक्टर। जितनी भी अभी मैंने एग्जांपल्स दिए, हायर, टेंक पैड, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है, वो कौन से टाइप में फॉल करेंगी, प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा, कंपनी अगर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बिजनेस करना है तो उसके पास दो तीन डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि वो किस स्ट्रक्चर में या किस फॉर्म में उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना चाहता है। अगर वो कहे कि मैं खुद ही अकेले काफी हूँ, वन मैन आर्मी, आई डोंट नीड एनीवन, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास टाइम भी है, ठीक है, और मेरे पास स्किल भी है, ठीक है, तो वो कौन सा टाइप चूज करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर वो कहता है कि यार मेरे पास पैसे हैं लेकिन जो मैं ग्रोसरी शॉप खोलने जा रहा हूँ उसमें किसी को बिठाना है, वो तो मैं खुद नहीं बैठ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, तो अपने भाई से कहता है कि चलो दोनों मिलके पार्टनरशिप करते हैं, मैं पैसे देता हूँ, आप जो है ना अपना टाइम दे दो, ठीक है। सो वो कौन सी टाइप में फॉल करेगा, यानी एक से ज्यादा लोग। एंड नंबर 3, कंपनी, ठीक है ना। कंपनी में अगर वो बंदा कहता है कि यार मैंने तो 1000 लोगों के साथ मिलके जो है ना एक बिजनेस रन करना है, तो फिर वो कौन से टाइप की तरफ जाएगा, कंपनी की तरफ जाएगा। इसको मैंने बहुत सिंपली फिलहाल बताया है। नंबर 1 क्या था, नंबर ऑफ ओनर्स। सो सोल प्रोप्राइटरशिप में नंबर ऑफ ओनर्स कितने होंगे, एक। पार्टनरशिप में 2 और मोर, कंपनी में 2 और मोर। डिसीजन मेकर्स कौन होंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर हिमसेल्फ होगा। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स भी हो सकते हैं, या जिस तरह मैंने एग्जांपल अभी दी कि अगर वो खुद एग्री करे कि एक बंदा जो है ना वो डिसीजन मेकिंग करेगा और दूसरा जो है ना वो सिर्फ पैसे देगा। नंबर 3 क्या है, कंपनी किस को कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, सोल प्रोप्राइटरशिप में जितना कमाया वो मेरा। पार्टनरशिप में जिस तरह हमने इनिशियली लिखा होगा कहीं पे एग्रीमेंट में, उस हिसाब से प्रॉफिट की शेयरिंग होगी। और कंपनी में शेयर्स की बेसिस पर जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर या जिसके पास सबसे ज्यादा हिस्सा उस कंपनी में, उतना ही ज्यादा उसको मुनाफे में भी शेयर मिलता। यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप एग्जाम्पल क्या है, स्मॉल ग्रोसरी शॉप, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे I10 मरकज में आप चले जाए तो आपको एक मूची नजर आएगा, कॉबलर, वो क्या है, सोल प्रोप्राइटर है। एक शॉप में फॉर एग्जांपल एक हेयर ड्रेसर है, तो वो क्या है, सोल प्रोप्राइटर है। इसके अलावा पार्टनरशिप, आपने नाम सुना होगा लॉ फर्म्स का, ऑडिट फर्म्स का। उसमें एक बंदा नहीं होता, उसमें दो तीन डिफरेंट कुलीग्स मिलके एक पार्टनरशिप बनाते हैं, और पार्टनरशिप की बेसिस पर वो फिर अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और कंपनी में जितनी भी कंपनीज है उसका तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, ठीक है ना। मल्टीपल कंपनी, जो भी जहन में आपकी कंपनी आ सकती है, एप्पल, लिनोवो, सैमसंग, एग्जाम्पल हैं कंपनीज के। मेरी फर्म पहले सोल प्रोप्राइटरशिप थी और अभी जो है ना वो पार्टनरशिप है। अभी तक वो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं हुई है। नहीं 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 नहीं, अभी हम वो उस प्रोसेस में हैं कि हम दोनों पार्टनर्स जो है ना वो मिलके हमने अभी एग्रीमेंट बनाया है। AOP हमने बना के अब हमने वो एग्रीमेंट पाकिस्तान में एक इदारा है उसके साथ जाके वो रजिस्टर करवाना है। हाँ बस कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, एनी क्वेश्चंस अप टिल हेयर। उसके बाद हमने आखिर में एक टॉपिक स्टार्ट किया था कि अगर एक बंदा आज एक स्टेशनरी शॉप की बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको
डिफरेंट कंपोनेंट्स दरकार होंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहा था समीउल्लाह जो है ना वो कहते हैं कि मैं स्टेशनरी बिजनेस को जो है ना बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, घर से पैसे लेके आएगा। नंबर टू क्या करेगा, एक शॉप परचेज करेगा। नंबर थ्री वो क्या करेगा, स्टॉक स्टॉक मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन चलो स्टेशनरी या माल, ठीक है ना, जो सौदा होगा वो कहाँ से लेके आएगा, मार्केट से लेके आएगा। ठीक है, स्टॉक भी वो लेके आ गया, उसने फिर क्या किया, फर्नीचर भी परचेज कर लिए, ठीक है ना, और अपने शॉप में इंस्टॉल कर दिए और उन फर्नीचर पे अपना स्टॉक भी लगा लिया। उसके बाद वो क्या करेगा, किसी को शॉपकीपर भी रखेगा जिसको वो सैलरी पे कर रहा होगा, और उसके बाद एसी भी लगाएगा। तो एसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी लगाएगा, ठीक है ना, उसके लिए वो किसके साथ रब्ता करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आईईएस को पता नहीं क्या कहते हैं, आईएस को। ठीक है, उसके बाद मैंने एक चीज एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस में तो इन कंपोनेंट्स में कुछ मूवमेंट होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सिंपल मैंने क्या कहा था, एक दो मिसालें मैंने दी थी कि अगर मैं स्टॉक परचेज करूंगा मार्केट से तो मेरे पास स्टॉक क्या होगा, स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा, और मेरे पास कैश कम होगा। इसी तरह जब वो स्टॉक मैं अपने शॉप पे लेके आऊंगा और कल उनको मैं सेल आउट करूंगा तो मेरे पास कैश ज्यादा होगा और स्टॉक कम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया था कि इन पार्ट्स ऑफ बिजनेस या कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस में जो मूवमेंट होगी उसकी रिकॉर्डिंग को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। लेकिन ये थोड़ी इनकम्प्लीट डिफिनीशन, ठीक है। इनिशियल डिफिनीशन हमने क्या करवाई थी अकाउंटिंग की, वो अगर आप ऊपर देख ले यहाँ पे, टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा क्लेरिफाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल समीउल्लाह जो है ना, उसकी पहले एक दुकान थी, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए, उसने एक शॉप इस्लामाबाद में भी खोली, एक पेशावर में भी खोली, एक कराची में भी, एक लाहौर में भी। तो कितने शॉप्स हो गए, चार शॉप्स हो गए, ठीक है ना। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब उसने क्या किया कि एक अकाउंटेंट को भी हायर कर दिया, ठीक है ना। और अकाउंटेंट को हमने पहले दिन से क्या कहा था कि आपने ट्रांजैक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो वो पहले दिन फॉर एग्जांपल उस एक ही शॉप पे शुरू के दिनों में हमने उसको बिठा दिया जो हमारे आई 10 मरकज में था, और वो क्या कर रहा था, जब स्टॉक आता था तो वो अपने पास रिकॉर्ड करता था, और जब स्टॉक जाता था तो अपने पास वो भी रिकॉर्ड कर रहा होता था। उसके जहन में क्या था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, अकाउंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन्स होगी उनको रिकॉर्डिंग को वो क्या समझ रहा था कि ये है अकाउंटिंग, बट ऐसा नहीं है। असल में ये जो डिफिनेशन है टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये है बुक कीपिंग की, ठीक है। बुक कीपिंग क्या है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब जो समीउल्लाह का अकाउंटेंट था उसको किसी दिन समीउल्लाह ने बुलाया कि आज के दिन सेल्स कितनी हुई है। तो उसने अपने रजिस्टर खोला और कहा कि अच्छा सुबह 9 बजे मिस्टर ए को मैंने स्टॉक बेचा था, अच्छा फिर 12 बजे एक बंदा आया था, अच्छा 1 बजे फिर उसके रजिस्टर में जो है ना एक पेज गायब हो गया था, अच्छा चलो हाँ मिल गया, अच्छा 3 बजे जो है ना मैंने मिस्टर सी को भी स्टॉक बेचा था। समीउल्लाह को आ गया गुस्सा, उसने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे बस डायरेक्ट ऑन द स्पॉट बताओ कल पूरे दिन में कितनी सेल्स हुई, ठीक है ना। तो जो उसका अकाउंटेंट ना उसने तो सिर्फ चीजें क्या की थी, रिकॉर्ड की थी, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक दूसरा सवाल आया कि अच्छा आप एक काम करो मुझे बताओ कि कल पूरे दिन हमने स्टॉक परचेज कितना किया था सप्लायर से। तो वो फिर से रजिस्टर खोल के बैठ गया, ठीक है ना। सो मतलब उसने सिर्फ क्या किया था, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था। अभी हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। उसके पहले आपको मैं डिफिनेशन पढ़ाता हूँ।
और उसके बाद एक एक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ recording, number two, classifying, number three, summarizing, number four, interpreting the financial transaction of a business or organization, and communicating financial information to। बहुत ज्यादा अंग्रेजी हो गई, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है ना, एक एक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ बुक के वर्ड्स जो है ना वो लिखे। अकाउंटिंग क्या है? एक निज़ाम है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ तक तो डिफिनीशन जो मैं अकाउंटिंग की कर रहा था वो कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन इनकम्प्लीट थी। जो अकाउंटेंट था उसने क्या किया था, पूरी ट्रांजैक्शंस को उसने रिकॉर्ड तो कर लिया था। फॉर एग्जांपल, समी ने वही बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसने स्टॉक परचेज कर लिया, कितने का? 30,000 का, कैश पे है, नजर आ रहा है नीचे। उसके बाद उसने क्या किया, उसने सेल्स किए, कितने के? 45,000 के। उसके बाद उसने रेंट पे कर दिया, कितने का? 5,000 का। उसके बाद उसने इलेक्ट्रिसिटी पे की, कितने की? 1,000 की। तो जो स्टेप नंबर वन था, जो उसका अकाउंटेंट था, उसने क्या किया, इन तमाम ट्रांजेक्शन्स को डे वाइज उसने रिकॉर्ड कर लिया। उसके रजिस्टर में सारा रिकॉर्ड मेंटेन है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिफिनीशन वाज क्या? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, उसने एक चीज रिकॉर्ड की, लेकिन क्या उसने उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया? क्लासिफाई का मतलब यह है कि एक किस्म की नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे लिखना। फॉर एग्जांपल, उसको क्या चाहिए था कि सारे इनकम एक पेज पे लिखता और सारे एक्सपेंसेस दूसरे पेज पे लिखता। तो जब उससे समी पूछता कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वो ऑन द स्पॉट उसको जवाब दे देता, सिर्फ प्लस कर लेता, ठीक है। तो स्टेप नंबर वन क्या है? क्लासिफाई करना। क्लासिफाइंग क्या है? उन ट्रांजैक्शन को नेचर के हिसाब से ग्रुप कर लेना। तो स्टेप नंबर टू में उसने इनकम, ऊपर सवाल में कितनी थी? 45,000। और सारे खर्चे उसने मिला के कितने बन गए थे? रेंट कितने का था? 5,000। इलेक्ट्रिसिटी 1,000। और उसने जो स्टॉक परचेज किया था 30,000। तो इन तीनों को अगर मैं सम करूं तो कितनी अमाउंट बन जाएगी? 36,000। तो अकाउंटिंग डिफिनीशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, नंबर टू क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग की समझ आ गई कि एक किस्म की नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे ग्रुप कर लेना। तो ये उसके अकाउंटेंट ने क्या किया, इनकम को एक जगह पे और एक्सपेंसेस को दूसरी जगह पे ग्रुप कर लिया। क्लासिफाइंग के बाद ऊपर क्या है? समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब सिंपल ये है कि उसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब समी के पास तो इतना टाइम नहीं है ना कि पूरे दिन के जो 10 पेजेस पर सारे इनकम उसने लिखे हैं उसको वो सम करता फिर। तो फिर समीउल्लाह ने क्या कहा कि इनको क्या करो, समराइज कर दो, मतलब एक रिपोर्ट की फॉर्म में ले आओ। तो उसके अकाउंटेंट ने क्या किया, एक रिपोर्ट बना दिया। उस रिपोर्ट में उसने क्या लिखे, ऊपर पूरे सेल्स लिख दिए। हमारे एग्जांपल में सिर्फ एक सेल ट्रांजैक्शन मैंने ली थी, ठीक है ना। अब एज्यूम करें कि 1000 ऑफ सेल्स के ट्रांजैक्शंस हो, तो उसने सबको सम करके एक जगह पे मेंशन कर दिया। सेल्स वर 45,000, परचेजेस वर 30,000। उसके बाद जो रेंट उसने पे किया था 5,000 का था, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बिल उसने पे किया था, तो मुनाफा कितने का हुआ उसको? 9,000। फॉर एग्जाम्पल, ये उसके पूरे मंथ के ट्रांजेक्शन की एक हिस्ट्री एक रिपोर्ट की फॉर्म में उसके सामने आ गई। तो अकाउंटिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, उसके बाद समराइजिंग, एक और भी चीज थी, इंटरप्रीटिंग। इंटरप्रीटिंग का मतलब क्या है कि इन नंबर से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देख लिया, मैंने रिपोर्ट तो देख ली, क्या मुझे कुछ वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रही हैं? मेरे ख्याल से दे रही थी।
हमें पता चल रहा था कि ये कंपनी जून के मंथ में प्रॉफिट में थी या लॉस में थी। हमारे केस में वो प्रॉफिट में थी। कितनी अमाउंट का प्रॉफिट था? 9,000 का। ठीक है ना? सो इंटरप्रीट का मतलब क्या है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना उन रिपोर्ट से जो अकाउंटेंट ने बनाए हैं। ये मैं सिर्फ बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। इंटरप्रीट मल्टीपल तरीकों से आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कर सकते हो। ठीक है? उसने इंटरप्रीट भी कर लिया। उसके बाद वो रिपोर्ट वो किसको कम्युनिकेट करेगा? किसको? ओनर्स को, और स्लैश में मैंने लिखा है यूजर्स को। ठीक है? इसको मैं अभी आज एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां तक आपको क्लियर है या नहीं? यहां तक देख लें। समराइजिंग के बाद हमने क्या किया? इंटरप्रेटिंग में मैंने क्या मेंशन किया है? व्हाट द नंबर्स एक्चुअली मीन फॉर डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉफिट है तो ओनर देखेगा कि अच्छा, मेरी कंपनी तो प्रॉफिट में है, मुझे काम कर लेना चाहिए। जो मेरा एक दुकान है, मुझे अब दूसरी सिटी में भी अपना दुकान खोल लेना चाहिए। अगर उसने देख लिया कि यार यहाँ पे तो लॉस आ गया 9,000 का, तो फिर उसको ये देखना चाहिए कि अच्छा, मुझे शायद अपने सेल्स और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। या जो स्टॉक मैं परचेज कर रहा हूँ 30,000 का फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको लॉस बना दूँ तो मैं क्या करूँगा? अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल 50,000 कर लूँ तो वो लॉस में चला गया। ठीक है? अकाउंटिंग में जो चीज़ें ब्रैकेट में लिखी होती है ना, उसका मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है ना? सो ये 11,000 क्या है? लॉस है। तो उसको फिर सोचना चाहिए कि अच्छा, शायद ये जो स्टॉक मैं परचेज कर रहा हूँ और जिस अमाउंट से मैं सेल कर रहा हूँ वो तो मैं लॉस में कर रहा हूँ। मुझे अपने सप्लायर से थोड़ा निगोशिएट करना चाहिए कि ये जो 50,000 है उसकी कॉस्ट मेरे लिए वो कम कर दें। ठीक है? यहां तक समझ आ रही है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के बाद एक तरह की नेचर के ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करना, उसके बाद उसको एक रिपोर्ट फॉर्म में समराइज करना, और उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के किसको प्रेजेंट करना? यूजर्स को या ओनर को? यूजर्स को छोड़ दो, फिलहाल हम इंटरेस्टेड हैं ओनर्स में। ठीक है? यहां तक क्लियर है? ओके, गुड। अब मैं आता हूं कि प्रैक्टिकली कंपनीज के केस में जो ओनर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल समीउल्लाह है, समीउल्लाह की एग्जांपल लेते हैं। उसने इतनी तरक्की की कि उसने 1,000 शॉप्स पूरे पाकिस्तान में खोल लिए हैं। क्या क्या ये समीउल्लाह के लिए पॉसिबल है कि वो एट एवरी टाइम वो 100 के 100 शॉप्स में फिजिकली प्रेजेंट हो? अब तो वो और भी कुछ और भी बिजनेसेस स्टार्ट करने की बारे में सोच रहा होगा। वो ये भी कर सकता है कि मैं जो है अब अपना ऑनलाइन सेटअप भी स्टार्ट करूं, और जो फिजिकल ऑपरेशंस हैं उसके लिए मैं किसी और ट्रस्ट वर्दी बंदे को उस बिजनेस का हेड बना दूं। ठीक है? जिसके पास स्किल्स होंगे उस बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है? फॉर एग्जांपल, आज मैं सोचता हूं कि जो ऑयल एंड गैस की कंपनी है जो ज़मीन से तेल निकालती है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है? तो क्या मेरे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है एज एन अकाउंटेंट कि मैं रिजर्वायर इंजीनियर बन के एक एक जगह देखूं कि अच्छा, यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे ऑयल है या नहीं? नहीं है ना? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे किसी एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा। उसको मैंने फिर क्या देना होगा? पैसे देने होंगे। वो क्या करेगा? उन पैसों को मैनेज करेगा। ठीक है? ओनर कहाँ बैठा होगा? घर पे। कंपनी मैनेज कौन कर रहा होगा? जो भी ट्रस्ट वर्दी बंदा होगा जिसको मैंने अपॉइंट किया होगा। ठीक है? तो नॉर्मली जो कंपनीज होती है ना, उसमें ओनर्स नहीं बैठे होते। ठीक है? आपने फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी का नाम सुना है? चैट जीपीटी के ओनर्स कौन है? ओपन एआई कंपनी का नाम है, हाँ। ओपन एआई के ओनर्स कौन है? सैम ऑल्टमैन का नाम सुना है? वो है सीईओ चैट जीपीटी का। लेकिन वो खुद चैट जीपीटी का ओनर नहीं है। उसके पास 1% भी ओनरशिप नहीं है चैट जीपीटी की। ठीक है?
सो क्या हुआ था कि कुछ लोग थे, कुछ बैंक्स थे, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस थे, उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए और एक कंपनी बनाई, और उस कंपनी को चलाने के लिए उसके ऊपर एक बंदे को बिठा दिया जिसका नाम क्या था? सैम ऑल्टमैन। ठीक है। सो नॉर्मली कंपनी क्या करती हैं, ओनर्स उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट को ही उस कंपनी का हेड बना देती हैं। यहाँ तक क्लियर है? अभी हम पढ़ते हैं कि शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स यानी ओनर्स, वो क्या करते हैं? वो कैश इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। ठीक है। और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स में समीउल्लाह, उबैद, हमने कहा कि हम जो है ना अभी एक एआई कंपनी बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक पूल में पैसे इकट्ठे करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अच्छा सबसे टेक्निकल बंदा कौन है पाकिस्तान में मार्केट में, जिसको हम एक क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे ताकि वो हमारी कंपनी को रन करें। फॉर एग्जाम्पल वो है, कौन है? आदिल है। ठीक है। तो कंपनी, पैसे इकट्ठे हो गए और हमने आदिल को उस कंपनी का हेड बना दिया फॉर एग्जांपल। तो आदिल को मैं कह सकता हूं कि ये एक किस्म का अमानतदार है। किस चीज की अमानतदार? वो अमाउंट जो ओनर्स ने आदिल को दी है। ठीक है। सो जो लोग कंपनी को रन कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं डायरेक्टर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ऊपर कौन होंगे? ओनर्स होंगे। वो पैसे देंगे किसको? डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स कौन होंगे? अमानतदार होंगे। वो क्या करेंगे? कंपनी को चलाने के सारे डिसीशंस कर रहे होंगे। सर, बट जी। ये सिंस ये उनको इतनी अथॉरिटी नहीं होती जिस तरह की बॉर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, हम्म। अगर वो चाहे बॉर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो सीईओ को उसी टाइम डिस्कस भी कर सकते हैं। यस, बिल्कुल एग्री, सही कह रहे हो। एज्यूम करो हमारे एग्जांपल में जो है ना सिर्फ एक ही डायरेक्टर है। ठीक है ना? नॉर्मली अगर मैं टेक्निकलिटी में जाऊं तो हर एक सीईओ भी डायरेक्टर होता है। ठीक है। एज्यूम करें कि हमारे एग्जांपल में मैं सिंपल समझा रहा हूं कि एक बंदा था, समीउल्लाह था, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, उसने कहा कि मैं कंपनी बना रहा हूं, उसके पास टाइम नहीं था, तो उसने सारे पैसे किसको दे दिए? आदिल को दे दिए, और आदिल बन गया डायरेक्टर। ठीक है। अब समीउल्लाह घर में बैठा है, वो यूट्यूब पे रील्स देख रहा है, वो अयाशी कर रहा है। ठीक है ना? लेकिन कंपनी उसकी चल रही है, कौन मैनेज कर रहा है? आदिल। आदिल कौन है? डायरेक्टर्स। अच्छा, उस ही कंपनी में फॉर एग्जांपल उसकी बिजनेस एक्सपैंड हो गई, उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए। वही स्टेशनरी एग्जांपल ले लेते हैं, एक था परचेज डिपार्टमेंट, एक था सेल्स डिपार्टमेंट, तीसरा था फाइनेंस डिपार्टमेंट। जो परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा? वही स्टेशनरी परचेज करेगा। उनकी कोशिश क्या होगी कि वो स्टेशनरी कम से कम प्राइस पे परचेज करें। सेल्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? कि उस स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे रीसेल कर दें। दरमियान में एक और भी डिपार्टमेंट आ रहा होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है ना? फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसको हम कहते हैं सीएफओ। ठीक है। नॉर्मली आपको ये फील हो रहा होगा कि जब मैं सीसीए क्वालिफाई करूंगा तो मैं सीएफओ बन के जाऊंगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आप पता है कहाँ से ज्वाइन करोगे? ये जो जूनियर बंदा नजर आ रहा है, जूनियर अकाउंटेंट। ठीक है ना? आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर प्रोमोट हो जाओगे, उसके बाद मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, और उसके बाद सीएफओ। ठीक है। अच्छा जी। परचेज डिपार्टमेंट वाला परचेज करके किसको इंटीमेट करेगा कि मैंने परचेज कर लिया है, रिकॉर्ड कर लो? फाइनेंस डिपार्टमेंट को। सेल्स डिपार्टमेंट वाला स्टॉक सेल करके किसको बता रहा होगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट को। अब ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ये क्या कर रहे होंगे? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, नंबर टू क्लासिफाई कर रहे होंगे, नंबर थ्री समराइज कर रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। मैंने कल क्लास किस क्वेश्चन पे खत्म किया था कि नॉर्मली स्टूडेंट को पता होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। आपको अभी थोड़ी क्लैरिटी आ रही होगी,
लेकिन हम ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं ये मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इवन दो इसका थोड़ा सा टच मैंने शुरू में दे दिया था कि ये रिपोर्ट बना के हम किसको प्रेजेंट कर रहे होंगे, ओनर्स को। किसको? ओनर्स को। और भी मैंने एक वर्ड लिखा था, यूजर्स को। ठीक है। सो जो समीउल्लाह है वो भी तो अकाउंटेबिलिटी करेगा ना आदिल की, कि मैंने आपको पैसे दिए थे, 1 साल के बाद उसने शुरू में कहा था कि ये ले लो 100 मिलियन रुपीज। 1 साल के बाद मैं आऊंगा और फिर मैं आपका हिसाब किताब करूंगा कि आपने उस पैसों को किस तरह यूटिलाइज किया। ठीक है। सो आदिल कौन है? डायरेक्टर है। और समीउल्लाह कौन है? ओनर है। अब एक अमानत दी थी, उस अमानत, वो भी तो अकाउंटेबिलिटी करेगा कि उसने उस अमानत के साथ किया क्या। क्या उसने कंपनी को डुबा दिया या नहीं? कंपनी जो है ना और भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं। सो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, या ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ये क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया। रिपोर्ट्स बना के किसको प्रेजेंट कर रहे होंगे? ओनर्स को। और ओनर्स उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पर क्या कर रहे होंगे? डिसीशंस ले रहे होंगे। ठीक है। इसको मैं भी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं। ये एक कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्या है कि हर एक कंपनी जो है ना 1 साल डिसाइड करती है कि इस पीरियड के लिए मैं अपने ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे समराइज करके रिपोर्ट बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक होता है कैलेंडर ईयर जो चलता है जनवरी से दिसंबर तक। तो समीउल्लाह ने 31 दिसंबर को पैसे दे दिए 100 मिलियन, किसको? आदिल को। और उसको बताया कि 1 साल के बाद जब इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आऊंगा और आपका हिसाब किताब कर रहा हूँगा। ठीक है। सो फाइनेंशियल ईयर क्या है? सिंपल है कि पीरियड होगा 12 मंथ्स का, ओवर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना कौन रहे होंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसमें सीएफओ भी था। ठीक है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट सेम ही चीज है आपके लिए फिलहाल। रिपोर्ट्स बना के किसके सामने प्रेजेंट कर रहे होंगे? डायरेक्टर्स के सामने। डायरेक्टर्स पूरा साल क्या कर रहे थे? डिसीशंस ले रहे थे। ठीक है। सो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के अप्रूव कर लिया, यानी क्रॉस वेरीफाई कर दिया कि हाँ इसके सारे ट्रांजैक्शंस आपने ठीक तरीके से रिकॉर्ड किए हैं। उसके बाद क्या होगा? वो रिपोर्ट्स किसको प्रेजेंट होंगी? शेयर होल्डर्स को। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है? बस जो भी कंपनी जो भी साल डिसाइड करती है, नॉर्मली पाकिस्तान में वो होता है या तो जनवरी से दिसंबर या जुलाई टू जून। ठीक है। वो एक साल डिसाइड करती है कि अच्छा, बस डायरेक्टर भी तंग आ जाएगा ना कि अगर हर दिन जो है ना ओनर उसको कॉल करेगा कि जी मुझे प्रॉफिट बताओ, मुझे सेल्स बताओ। वो कहेगा कि यार 1 साल के बाद मैं जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको एक जगह पे समराइज करके आपको एक रिपोर्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूँगा। ठीक है। 1 साल गुजर गया। ठीक है। 1 साल के बाद एक इवेंट आएगा जिसको हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है। ये एक इवेंट है जिसका नाम क्या है? एजीएम। अब हर एक इवेंट के कुछ मेहमान होंगे, कुछ मेजबान होंगे। इस इवेंट के मेजबान कौन होंगे? डायरेक्टर्स होंगे। और वो इनविटेशन देंगे किसको? शेयर होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि एक अमानत था जो शेयर होल्डर्स ने दिया था डायरेक्टर्स को, अब उसकी अकाउंटेबिलिटी का टाइम आ गया। ठीक हो गया। सो अभी थोड़ी क्लैरिटी आ रही है कि जो जूनियर अकाउंटेंट था जो शॉप में पूरा दिन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा था वो क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको पता है कि साल के एंड होने पर हमने तमाम ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे समराइज करके किसके सामने प्रेजेंट करना है? शेयर होल्डर्स के सामने। उसको पहले से पता था, उसको अपने मैनेजर ने बताया था कि भाई एक इवेंट आ रहा है, तैयारी पकड़ लो। ठीक है ना? अच्छा जी। सो होस्ट कौन होंगे? डायरेक्टर्स होंगे। गेस्ट्स यानी कौन होंगे? शेयर होल्डर्स होंगे।
तो वो सारे रिपोर्ट्स शेयर होल्डर के सामने रख दिए और वो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, उन रिपोर्ट्स की बेसिस पर डिसीशंस ले रहे होंगे, वो सवाल पूछ रहे होंगे जी। अच्छा चले, मुझे सिर्फ 10 मिनट्स दे दे, मैं क्लास को कंक्लूड करता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन में लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टर को शेयर होल्डर क्या कह सकता है इस मीटिंग में कि आपके प्रॉफिट्स गिर रहे हैं पिछले साल से, एक्सप्लेन योरसेल्फ। आपकी जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं, जो आप डेली चीज़ियस पिज़्ज़ा, ठीक है ना, KFC मंगवा रहे हो, वो एक्सपेंसेस तो डेली इंक्रीज कर रहे हैं। आप तो मेरे पैसों से जो है ना वो अयाशी कर रहे हो। आप तो जो है ना, जो अमानत मैंने आपको दिया था उसकी सही तरीके से रखवाली नहीं कर रहे हो। या फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रहे थे तो ओनर्स डिसीजन ले सकते हैं कि अच्छा, हमें इस कंपनी में और भी इन्वेस्ट करना चाहिए, या हमें एक ब्रांच जो है ना बाहर किसी मुल्क में खोल देना चाहिए, ठीक है ना। सो सिंपल, इस हद तक आप ये कह लें कि ओनर्स जो है ना वो उन रिपोर्ट्स की बेसिस पर डिसीजन ले रहे होंगे। एक डिसीजन ये भी हो सकता है कि डायरेक्टर्स को छुट्टी करा, कि आपसे ना हो पाएगा, आप घर चले जाओ, पॉसिबल है, ठीक है। सो अभी तक थोड़ी क्लैरिटी आ रही है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्ड करना, समराइज करना, क्लासिफाई करना, और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करने, किसको प्रेजेंट करना, ओनर्स को, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी थोड़ी क्लैरिटी आ गई कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरी साल की ट्रांजैक्शंस एक जगह पे हमें समराइज करना होगा। व्हाई? बिकॉज डे वन से हमें पता है कि साल के एंड होने के बाद एक इवेंट होगा, उस इवेंट के कुछ होस्ट होंगे, ठीक है ना, और कुछ गेस्ट्स होंगे। गेस्ट कौन होंगे? ओनर्स होंगे, और मेजबान कौन होंगे? डायरेक्टर्स होंगे। और उस इवेंट में क्या होगा? ओनर्स उन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की बेसिस पर कुछ डिसीशंस ले रहे होंगे। ये मैंने कुछ समराइज भी किया है नीचे, कि जो मैनेजमेंट है वो क्या करेंगे, रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करेंगे। डायरेक्टर्स क्या करेंगे? उन रिपोर्ट्स को अप्रूव करेंगे कि हाँ ये ठीक बनी भी है या नहीं, ठीक है ना, क्योंकि पूरा साल तो डायरेक्टर्स की ही इन्वॉल्वमेंट थी ना बिजनेस में, उनको पता होगा कि एक्चुअल सेल्स की फिगर क्या है, एक्चुअल कॉस्ट की फिगर क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। वो जो है ना, ये लोग इनके काम को एक किस्म का वेरीफाई कर रहे होंगे। लेकिन अब ये भी पॉसिबल है कि ये दोनों आपस में मिल जाए, पॉसिबल है ना, कि यार साल के बाद समीउल्लाह साहब आएंगे तो एक काम कर लेते हैं, पूरा साल मिलकर अय्याशी करते हैं, ठीक है ना। एक रिपोर्ट ही तो बनानी है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो एक काम कर लेंगे, ये जो फॉर एग्जांपल हमने 11,000 का लॉस प्रेजेंट किया है यहाँ पे, हमारी सेल्स कितनी है इस केस में? 45,000 है। हम इसके साथ सिर्फ जो है ना एक जीरो लगा लेते हैं, सिर्फ एक जीरो, और हमारा प्रॉफिट 11, हमारा लॉस जो 11,000 का था वो कहाँ पे पहुंच गया? 394,000 पे। उसने तो बस रिपोर्ट ही देखनी है ना, तो बस हम ये रिपोर्ट जो है ना, जो जूनियर अकाउंटेंट है उसको एक कॉल चली जाती है कि यार एक जीरो लगा लो। तो अब ये 394,000 का जो रिपोर्ट शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट होगा, वो भी तो बेवकूफ नहीं है ना, ठीक है ना। वो क्या करता है, वो एक और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता है, उनका नाम क्या होगा? ऑडिटर्स। वो क्या करेंगे, पूरे साल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको वन बाय वन क्रॉस वेरीफाई करेंगे। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद एक ऑडिटर का रिपोर्ट, उन रिपोर्ट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर लग जाएगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं है। उसके बाद शेयर होल्डर कहता है कि अच्छा ऑडिट हो गया, अभी मेरे पास ले आओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, यहां तक क्लियर है? केस की अगर जो देखे ये सर बोर्ड्स को भी आगे कुछ है, हाँ, फिर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपनी भी डायरेक्टर लेवल टर्मिनेट्स। टर्मिनेट नहीं, उसके अगेंस्ट जो है ना वो क्रिमिनल चार्जेस उस पर लग जाते हैं, फ्रॉड किया ना उसने,
ठीक है ना। तो फिर उसके अगेंस्ट शेयर होल्डर जो है ना वो केस फाइल कर देता है कि यार ये सारी रिकवरी करो मुझे, आपको ही मैंने 100 मिलियन का अमानत दिया था, उसका मुझे या हिसाब दो, अगर हिसाब नहीं दे सकते तो मुझे अपने 100 मिलियन रुपीज वापस कर दो। ठीक है। एक और भी छोटा सा टॉपिक है, ये भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो हम कह रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जिसको मैं आसान लफ्जों में क्या कह रहा था कि कुछ रिपोर्ट्स होंगे। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होंगे। आपकी सिलेबस में है सिर्फ दो, टोटल 5 रिपोर्ट्स बन के शेयर होल्डर्स के सामने आते हैं। नंबर 1 मैंने क्या लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। दूसरा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नंबर 3 क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एंड नंबर 5 नोट्स टू द। ये आप जब तक ACCA कंप्लीट नहीं करेंगे ना, आखिरी पेपर तक आप ये जो कंपोनेंट्स हैं ये पढ़ रहे होंगे कुछ ना कुछ कैपेसिटी में। ठीक है। आपके लिए सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट हैं आपकी सिलेबस तक। इनको मैं इंशाल्लाह मंडे से फिर 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सिंपली स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या शो हो रहे होंगे, सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस। ठीक है। सारी इनकम से अगर मैं सारे एक्सपेंसेस लेस करूंगा तो मैं किस फिगर पे पहुंच जाऊंगा, प्रॉफिट। इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं। ठीक है। सो मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होंगे ओनर्स के पास, उसके टोटल 5 रिपोर्ट्स होंगे। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये बता रही होती है कि एक कंपनी के कितने एसेट्स हैं। एसेट्स मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन सिंपल उसके असासे कितने हैं। नंबर 2 उसके लाइबिलिटीज कितनी हैं। लाइबिलिटीज में भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन सिंपल कंपनी के कर्जे कितने हैं, कंपनी पे बोझ कितना है। और नंबर 3 ओनर्स ने अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। सो ये 3 चीजें हम कौन से रिपोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए यहां तक अपना क्लास रखते हैं। और मोहम्मद मोहम्मद मुंतजिम जी, आप सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जो कंपनी कॉरपोरेशन और बिजनेस और फिल्म होती है, इन चारों में फर्क क्या होता है? जो कंपनी क्या। और कंपनी कॉरपोरेशन बिजनेस जी। और फिल्म, ये चारों में फर्क क्या होता है? ये तो अलग अलग चीज़ें ना। हाँ हाँ, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में और कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन में। फिल्म, फिल्म भी। अच्छा, ये सवाल आपका है, लेकिन अभी ये और भी जो बच्चे हैं ना ये कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन सिंपली ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सेटअप जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा। अब वो सेटअप जो है ना उसको बनाने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। एक तो कंपनी बन सकती है। ठीक है। जी कॉरपोरेशन कुछ नहीं है, एक कंपनी कॉरपोरेट होती है, उसके लिए उसको कॉरपोरेशन भी कहते हैं। ठीक है ना। एक कंपनी हो सकती है या पार्टनरशिप की फॉर्म में वो ऑपरेट कर सकती है या सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है। जी जी सर, ओके, थैंक यू। सर वेलकम। दूसरा, अगर जो ये आपने फ्रॉड का बताया, अगर कोई ऑडिटर ही उसमें शामिल हो जाए डायरेक्टर्स के साथ साथ, तो पता नहीं चलेगा ना ओनर को? हम्म, ये पॉसिबल है। पाकिस्तान में इसके केसेस जो है ना रिपोर्ट हुए हैं। उस अच्छा। केस में फिर क्या होगा कि जो ओनर है वो खुद जो है ना एक अपील फाइल कर देता है कि यार ये जो ऑडिटर है इस पे मुझे जो है ना ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। तो या तो वो ड्यूरिंग द ऑडिट ही उन ऑडिटर्स को रिप्लेस कर लेता है, या एक ऑडिट के बाद वो दूसरे ऑडिटर्स को इन्वॉल्व कर लेता है कि हायर अब करते ऑडिट करो। ठीक है। हैं। जी जी जी। सर, ओके। थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का सवाल, यहाँ तक क्लियर है। अभी तक तो मैंने कुछ मुश्किल नहीं पढ़ाया ना। सिंपल क्या पढ़ाया था कल, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और एक ऑर्गेनाइजेशन को हम
किन किन बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने आज थोड़ा पढ़ाया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम कर क्यों रहे होते हैं। ठीक है, चले यहाँ तक अपना क्लास रखते हैं और एंड कर लेते हैं यहाँ पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।